हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जैसा कि मैंने थ्योरेटिकल में पार्ट जो है कवर कर दिया है, तो अब जो मैं जो प्रैक्टिकल पार्ट जो कवर कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स और सेकंड स्टोरी बिल्डिंग को किस तरह का प्लान सेक्शन एलिवेशन बनाते हैं, वो मैंने बता दिया है आपको, और उसका ड्राइंग बनाने के लिए दिया हुआ है आपको। लेकिन अब है कि जो बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसका भी सेपरेट ड्राइंग बनाई जाती है ताकि हम लोग जान सकें उस जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसमें जो स्टील जो है, जो रीइंफोर्समेंट है, वो किस तरह से दिया गया है। तो उसको हम लोग जानेंगे रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग ऑफ आरसीसी मेंबर में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी मेंबर। तो रीइंफोर्समेंट हम लोग को प्रोवाइड करना है आरसीसी मेंबर में। तो क्या है, सीमेंट कंक्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल सो इट परफॉर्म्स बेटर इन कंप्रेशन rather than टेंशन। तो कंक्रीट में अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो जल्दी वो फेल्योर नहीं होता है, और फेल्योर होने के बाद भी वो थोड़ा सेफ बना रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप टेंशन दे रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, जहाँ भी खिंचाव हो रहा है वहाँ क्रैक बहुत जल्दी डेवलप होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को जो टेंसाइल फोर्स ऐड करता है कंक्रीट में, तो इसमें जरूरत पड़ती है कि उसको मजबूत करें, स्ट्रेंथन करें, या फिर रीइंफोर्स करें। रीइंफोर्स करना मतलब कि हम लोग उसमें कुछ ऐसा मटेरियल डालें जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। इसीलिए हम लोग करते हैं आरसीसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो हम लोग सीमेंट कंक्रीट में जब स्टील डालकर उसको मजबूत करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, उसको बोलते हैं रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। द कंक्रीट विच इज रीइंफोर्स्ड विथ स्टील इज कॉल्ड आरसीसी। ठीक है, reinforcement steel bar is embedded in concrete member shuttering before casting to strengthen it। मतलब कि कंक्रीट मेंबर में जो है आपका स्टील बार जो है पहले से इम्बेड किया जाता है शटरिंग से के दौरान। ठीक है, मतलब कि कास्टिंग से पहले हम लोग शटरिंग पर ही हम लोग पहले से रिइंफोर्समेंट बिछा देते हैं, तब जाके उसको कास्ट करते हैं। द लोकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ स्टील इज डिजाइन बाई एज पर एंटिसिपेटेड लोड एंड मेंबर। तो मेंबर पर जो भी आपका कॉलम है, बीम है, उसमें जितना लोड आने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपका लोकेशन क्या होना चाहिए और कितना क्वांटिटी हम लोग का स्टील का होना चाहिए। मतलब कि स्टील का डायमीटर कितना होना चाहिए, और स्टील के डायमीटर को जानने के बाद वो जो है डिफरेंट बार्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, ये सारी हम लोग निकालते हैं, डिजाइन करते हैं डिफरेंट कोड से। हम लोग मेनली कोड जो है हम लोग का वो है IS 456। ठीक है, 456 से हम लोग जो आरसीसी मेंबर है उसका डिजाइन करते हैं, जो कि आप लोग को आगे जैनो कंक्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ना होगा। फॉर सेफ ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन स्टील reinforcement should be designed in optimum manner and clearly should be showed in drawing without any confusion। तो हम लोग को अगर चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर हो सेफ हो, ड्यूरेबल हो, इकोनॉमिकल हो, मतलब कि सेफ ड्यूरेबल हो, मजबूत तो हो लेकिन सस्ता भी हो, तो उस केस में हम लोग का जो स्टील इन्फोर्समेंट है वो ऑप्टिमम मैनर में डिजाइन करते हैं। मतलब कि ज़्यादा हो ना कम हो। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो मजबूत तो हो जाएगा पर वो महंगा हो जाएगा। अगर आप कम करेंगे तो वो मजबूत नहीं रहेगा पर सस्ता रहेगा। तो हम लोग को दोनों चाहिए होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं, जो भी डिज़ाइन हो रहा है, ड्राइंग में जो डिज़ाइन किए गए स्टील बार्स है उसको क्लियरली शो किया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपकी कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो अब बात करते हैं आरसीसी मेंबर्स की। तो कौन-कौन से मेजर आरसीसी मेंबर्स होते हैं बिल्डिंग में? तो बिल्डिंग में आपका बीम हो गया, जिसमें हम लोग बोलते हैं ये सिंपली सपोर्टेड हो सकता है, कंटीन्यूअस हो सकता है, या फिर कैंटिलीवर हो सकता है। ये क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम आपका जो शेप हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है या सर्कुलर भी हो सकता है कॉलम का शेप। ठीक है, ऑक्टागोनल, आई शेप, टी शेप ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम पॉपुलर है ये, इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, बीम जो है आपका एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, जो कि मैंने पहले भी जो बिल्डिंग कंपोनेंट के वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। जो कॉलम है वो आपका वर्टिकल मेंबर है। नेक्स्ट है फाउंडेशन, जो कि आपका फाउंडेशन है, जो कि आपका लोड को डायरेक्ट ग्राउंड में ट्रांसफर करने का वो काम करता है। ड्रिलिंग फॉर ग्रेविटी लोड इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल लोड, स्पेशली फॉर द सिस्मिक फोर्सेस। तो फाउंडेशन में जो डिटेलिंग होती है रिइंफोर्समेंट की, वो डिफरेंट होती है। अगर आपका ये सिंपल फाउंडेशन है, या फिर कुछ फाउंडेशन ऐसे है जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा सॉइल आ रहा है साइड से, लेटरल फोर्सेस ज़्यादा है, तो उसकी थोड़ा डिजाइनिंग थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्लैब।
स्लैब विथ और विदाउट ओपनिंग भी होते हैं, मतलब कि वैसा स्लैब जो कि पूरा आपका कंटिन्यूअस स्लैब ही रहे, ठीक है? या फिर आपका कहीं बीच में आपका कोई होल छोड़ा गया है, तो उसका डिज़ाइन थोड़ा-सा अलग रहेगा। तो ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, नॉन रेक्टेंगुलर पिरामिड शेप का भी हो सकता है, या ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है, मतलब स्लैब का शेप डिफरेंट हो सकता है, मतलब कि रेक्टेंगुलर नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपका ये रेक्टेंगल ही हो। जो स्लैब है वो आपका ट्रायंगुलर या पेंटागोनल हो सकता है। नेक्स्ट है बालकनी स्लैब, लॉफ्ट स्लैब या फिर कॉर्नर स्लैब। मतलब कि जो भी बालकनी में आपका एक्स्ट्रा स्लैब होते हैं, या फिर आप जो आगे की तरफ पोर्च देते हैं, उस समय हम लोग सेपरेट आपका इस तरह का सु मतलब आप स्लैब देते हैं, या फिर बिल्डिंग कॉर्नर में कहीं स्लैब देते हैं, उनकी डिजाइनिंग थोड़ी सेपरेट होती है। अदर जो आरसीसी मेंबर्स हैं, जैसे कि रिटेनिंग वॉल हो गया, मतलब कि जो मिट्टी को रोकने के लिए जो वॉल बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल, ठीक है? नेक्स्ट है वाटर टैंक्स, मतलब कि जो पानी को स्टोर करने के लिए हम जो टैंक बनाते हैं, वो हो जाएगा वाटर टैंक्स, या फिर साइलोज, ब्रिजेज, इसमें आरसीसी मेंबर्स होते हैं, ठीक है? तो हम लोग मेनली बिल्डिंग पर फोकस कर रहे हैं, तो बिल्डिंग में जो आपका जो भी मेंबर्स होंगे, वहाँ पे हम लोग रीइंफोर्समेंट, मतलब कि स्टील का जो लोकेशन कहाँ पे होगा वो ध्यान में देते हैं। इट इज प्रेफर्ड दैट रीइंफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड एट टेंशन जोन ऑफ कंक्रीट। तो जहाँ पे कमजोर है वहीं पे हम लोग को मजबूती देनी है। जहाँ पे आपका टेंशन है वहाँ पे हम लोग को स्टील बार देनी होती है। जहाँ कंप्रेशन है वो पहले से वो लोड बेयर करने के लिए कैपेबल होता है कंक्रीट, लेकिन फिर भी हम लोग एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए वहाँ पे भी कंप्रेशन जोन में भी बार दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टेंशन जोन में ही है, ठीक है? reinforcement आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन फॉर सपोर्ट reinforcement मेंबर, reinforcement बार और स्ट्रेंथन, ठीक है? shear force are also restricted by reinforcement। तो होता ये है कि आपका जो लोड अप्लाई कर रहा है उसमें shear force भी अप्लाई होता है। shear force क्या होता है कि वो लोड, वो फोर्सेस जो कि आपके किसी भी सेक्शन के पैरेलल एक्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हैं ये, और यहाँ पे नीचे की तरफ से सपोर्ट लग रहा है। इस सेक्शन पे क्या हो रहा है, ये जो फोर्सेस है इसके पैरेलल लग रही है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ये शियर फोर्स आपका एक्ट हो रहा है। शियर फोर्स एक्ट होगा तो क्या होगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इसको रेसिस्ट करने के लिए भी हम लोग को रिइंफोर्समेंट देना पड़ता है, ठीक है? स्मॉल डाया रिइंफोर्समेंट बार आर यूज्ड एज लिंक रिंग टू होल्ड बार एट इट्स रिक्वायर्ड लोकेशन। तो स्मॉल डाया के जो बार होते हैं 6 mm, 8 mm, 8 mm की, उसको हम लोग एज ए लिंक इस्तेमाल करते हैं, या फिर रिंग। वो अगर मैं बताऊंगा कॉलम का, उसमें शो करूंगा आपको कि इस तरह से इसको बांधने के लिए हम लोग रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग का जो रिइंफोर्समेंट है वो कहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए मैक्सिमम मैनर में। तो जैसे कि आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब वैसा बीम जिसको हम लोग सिंपली सपोर्ट किए हुए हैं उसके वॉल से या फिर दो कॉलम से, ठीक है? तो लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये इस शेप में बेंड होगा। इस शेप में बेंड होने से क्या होता है कि ये आपका जो ऊपर वाला पार्ट है वो उसकी जो डिस्टेंस है, जो एक्चुअल में जो थी उससे कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेंड हो रहा है, ठीक है? और जो नीचे वाला पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो पहले से लेंथ से हल्की सी इंक्रीज हो जाती है। तो होता ये है कि नीचे व बॉटम वाले पार्ट में टेंशन फोर्स लगता है और ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेशन फोर्स लगता है। तो हम लोग का जो है स्टील है, इस केस में हम लोग को नीचे प्रोवाइड करनी चाहिए टेंशन जोन में। यहाँ पे हमारी होनी चाहिए स्टील का लोकेशन, ठीक है? ताकि हम लोग ये टेंशन फोर्स का मतलब आप बियर कर सकें। अगर आप बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की, मतलब जहाँ पे एक जो पार्ट है वो फिक्स्ड है और दूसरा फ्री है, मतलब कि लोड आएगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो बीम है या फिर स्लैब है, उसके केस में लोड आता है तो क्या होगा कि ऊपर वाला पार्ट आपका कर्व्ड है, मतलब कि ये आपका इस कर्व्ड शेप में आपका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो टेंशन ऊपर है तो यहाँ मेन रिइंफोर्समेंट आपका यहाँ पे होगा टेंशन जोन में ऊपर की तरफ, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस बीम की, मतलब वैसे बीम जो लगातार आपकी एक कॉलम पे कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पान से। तो इस केस में होता है ये कर्व जो शेप होता है वो इस तरह से लेती है। तो इस केस में टेंशन यहाँ पर नीचे हो रहा है, और यहाँ पे टेंशन टॉप में हो रहा है, यहाँ पे टेंशन नीचे है, फिर यहाँ पे टॉप में है। तो हमें रिइंफोर्समेंट मैक्सिमम आप कहाँ पर प्रोवाइड करनी है, टेंशन जोन में। तो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे
फिर हम जाएंगे ऊपर के जोन में, फिर जाएंगे नीचे के बॉटम जोन में, फिर जाएंगे टॉप जोन में। तो ये हम लोग ऐसे ही इस तरह से ही मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग बीम रिइंफोर्समेंट की। तो बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, उसमें हम लोग का जो लोड आ रहा है, तो लोड आने से वो बीम को बेंड करता है। लोड जो है, जो पूरे बीम में एक बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई करता है, तो जिसकी वजह से हमें उसको अगर बियर करना है, तो हम लोग जो मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जो स्टील बार प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं या तो होगा मेन बार या फिर शियर बार। इसमें दो ही टाइप के बार होते हैं। तो पहला आता है मेन बार में होता है टेंशन जोन का बार और कंप्रेशन जोन का बार। ठीक है। तो आपका जो ये सेमी सपोर्टेड बीम है, तो उसमें टेंशन जोन नीचे होता है। तो टेंशन जोन में हम लोग हायर डाया का बार प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार इसमें है, लेकिन हम लोग 12 mm का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि टॉप में आपका कंप्रेशन है, तो इसमें हम लोग 2 बार प्रोवाइड कर रहे हैं 6 mm डाया का। ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे लोअर और नीचे में हम लोग हायर डायग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिसको बोलते हैं मेन बार है, जो कि लोड बियर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगर ये आपका कैंटिलीवर बीम होता है, तो उसमें टॉप में हायर डाया का हम लोग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, जबकि बॉटम में स्मॉल डाया का हम लोग बार प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है शियर बार, जो है बार होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो लोड आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शियर फोर्स की वजह से यहाँ पे क्रैक्स आ सकते हैं। इस लोकेशन पे आपके जो सपोर्ट है, उस लोकेशन पे आपके क्रैक्स आ सकते हैं। तो उसके लिए और पूरे रिइंफोर्समेंट को होल्ड करके रखने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं शियर बार्स का। शियर बार्स जो होता है वो एक एज ए लिंक या फिर स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है। मतलब इसको जो हम लोग पूरे एक स्मॉल डाया के बार से जो इसको हम लोग होल्ड करते हैं, बांधते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप्स। ठीक है। ये सारे जो है स्ट्रिप्स हैं। उसके बाद ये तो हो गया आपका स्ट्रिप्स, जो कि शियर फोर्स को रेसिस्ट करते हैं। उसके अलावा शियर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो मेन बार है, उसको हम लोग बेंड भी कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे मालूम है, अगर कंटिन्यूअस बीम है, तो यहाँ पे आपका टेंशन जोन है, टेंशन लग रहा है, ऊपर यहाँ पे टेंशन जोन है। तो इसमें हम लोग जो टेंशन जोन का बार है, उसको हम लोग ऊपर की तरफ भेज देते हैं, ताकि ऊपर के जो टेंशन को वो रेसिस्ट कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरह के बार्स होते हैं, उसको बोलते हैं बेंटम बार्स। ये भी आपके शियर फोर्स को रेसिस्ट करते हैं। अब चलते हैं कॉलम रिइंफोर्समेंट में। कॉलम जो है आपका जो वर्टिकल मेंबर है, जिसपे मेनली हम लोग का कंप्रेशन फोर्स ही अप्लाई होता है। ठीक है। लेकिन होता ये है कि अगर आपका अर्थक्वेक आएगा, तो अर्थक्वेक में आपका लेटरल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से आपका इसे बेंड हो सकता है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर ये कॉलम है, उसमें आपका उसके ऊपर बहुत सारे बीम गए होंगे, और बीम में भी अगर आपका कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई होता है, तो इसमें ट्विस्टिंग भी हो सकता है कॉलम में। ठीक है। तो कॉलम में मेनली कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसमें रिइंफोर्समेंट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ट्विस्टिंग मोमेंट भी आता है, इसलिए हम लोग उसको कंक्रीट को और स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग रिइंफोर्समेंट देते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, मेन बार होता है, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बार्स। मतलब कि लेंथ लेंथ के अलॉन्ग जो बार्स होते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बार या फिर मेन बार, जो कि लोड बेयर करने का भी काम करते हैं, कंप्रेशन में भी। स्टील बार जो है, आप कंप्रेशन में लोड बेयर कर सकते हैं। और इस स्टील बार्स को होल्ड करके रखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग स्टील नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग लिंक ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा मेनली जो रेक्टेंगुलर शेप का जो कॉलम है, उसमें हम लोग 4 मिनिमम रिइंफोर्समेंट बार इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपके जो सर्कुलर कॉलम है, उसमें मिनिमम 6 बार हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इसमें भी है कि अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा बार आपको हो जाता है, तो उस केस में हम लोग जो ये लिंक्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग का जो कॉलम में जो डिफरेंट बार्स है, वो अपने लोकेशन पे बने रहे। नेक्स्ट है फाउंडेशन रिइंफोर्समेंट। तो फाउंडेशन में होता ये है कि लोड आने पर आपका यहाँ पे ये जो बेंड होने का जो चांसेस है, वो इस शेप में हो जाता है, इस शेप में कर्व हो सकता है। इस शेप में कर्व हो सकता है, तो यहाँ पे बॉटम में टेंशन होता है और टॉप में आपका कंप्रेशन होता है।
इसलिए इसमें होता है कि हम लोग जो मेन बार है वो हम लोग देते हैं बॉटम में। तो बॉटम में आपको बार देकर आप छोड़ सकते हैं, आपको टॉप में देने की बार जो नहीं भी है उसके फुटिंग में, लेकिन अगर सेफ्टी के लिए आप चाहें तो उसके टॉप में भी आप बार दे सकते हैं। तो इसमें जो फाउंडेशन रेनफोर्समेंट में जो होते हैं, दो तरह के रेनफोर्समेंट होते हैं। मतलब एक होता है स्लैब का रेनफोर्समेंट, जो नीचे का जो स्लैब है या फुटिंग बोल सकते हैं इसको, उसका रेनफोर्समेंट। दूसरा है कॉलम रेनफोर्समेंट। कॉलम रेनफोर्समेंट के बारे में पता है, इसमें आपका लॉन्गिट्यूडिनल बार्स होंगे और लिंक्स होंगे, जबकि फाउंडेशन रेनफोर्समेंट में आपका मेन बार होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं। मतलब टॉप या बॉटम में आपका मेन बार होंगे, एक मेन बार होगा जो लेंथ वाइज, उसके बाद आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा उसके उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ताकि ये टॉप में भी हो सकता है, ये तो टॉप में होगा तो हम लोग इस तरह से इसको शो करेंगे। ठीक है, ये होता है फाउंडेशन। और स्लैब की रिइंफोर्समेंट की बात करें तो स्लैब में जो है बीम की तरह ही ये, इसमें भी फायर फोर्सेस ऐड करते हैं, लेकिन ये आपके ज़्यादा वाइटर होते हैं, तो इसमें भी जो है हम लोग बॉटम में रिइंफोर्समेंट देकर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे कॉलम में आपका शियर फोर्स ऐड करता है, फिर यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट बनाता है, मतलब कि यहाँ पे आपका टेंशन फोर्स लगने लगता है। इसलिए हम लोग जो बॉटम बार को टॉप में लाकर ले जाते हैं, इसको बोलते हैं बेंटम बार। तो स्लैब रिइंफोर्समेंट में जो आपके दोनों डायरेक्शन में बार्स होते हैं, मतलब और उसमें जो होते हैं कि आपके कुछ टेंशन में बार होंगे और उसी टेंशन बार को हम लोग आगे जाके कम मतलब कंप्रेशन जोन में हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है सारे मोमेंट को असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो होता है कि हमें बार बार इस तरह बेंट अप करना पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहें तो हम लोग ऊपर के स्लैब में भी, ऊपर के टॉप पार्ट में भी हम लोग रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, इस तरह के बेंट अप बार से ना इस्तेमाल करना पड़ा इसलिए। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें मेन जो रेनफोर्समेंट होता है, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल बार्स। ठीक है, उसके बाद होता है मेन बार्स, जो है ये है आपके मेन बार्स दिख रहा है, और उसके बाद उसके होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, और उसमें उसके बाद में इसको बेंटम बार भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अलग अलग कंपनीज जो होती है, जो डिजाइन कंपनी होती है, वो अपने हिसाब से थोड़ा डिजाइन करती है, लेकिन इसमें अगर इकोनॉमिकल रखना है आपको तो हम लोग बेंटम बार देते हैं, मतलब जो कि एक के बाद एक गैप पे होता है नॉर्मली। ठीक है, और अगर आपको जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आप चाहते हैं कि बार-बार रिइंफोर्समेंट को बेंड करेंगे, इसमें ज़्यादा मेहनत लगने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा थिकनेस का स्लैब है, तो उसमें हम लोग करते हैं कि हम लोग 2 लेयर में इसको बिछाते हैं, एक टॉप में भी, एक बॉटम में भी। दोनों तरह से हम लोग स्लैब रिइंफोर्समेंट देते हैं। नेक्स्ट कुछ टर्म्स है जो कि आपको जानना चाहिए, जो कि है बार शेड्यूल। तो अगर इस तरह के कोई कंक्रीट के आरसीसी मेंबर्स है, जैसे कि रिटेनिंग वॉल का एक सैंपल है, तो उसमें अगर आपके जो रिइंफोर्समेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं और आपकी ड्राइंग से समझ में नहीं आ पा रहा है कि कौन सा बार कितने मतलब डाया का है या फिर किस शेप का है, तो उस बार्स को हम लोग नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 इस तरह से, और उस नंबर को यहाँ पे सेपरेट दे देते हैं कि ये 20 mm का डाया का बार है, जो कि 150 mm पे डिस्टेंस पे लगाया गया है। उसका शेप इस तरह का होगा। सेकंड बार ये इस तरह का शेप का होगा, ये थर्ड बार इस तरह का शेप का होगा, जो कि हम लोग बोलते हैं बार शेड्यूल। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स अगर किसी का ड्राइंग है तो उसमें ऐसे लोग ऐसा करते हैं। अब चलते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जैसे डेवलपमेंट लेंथ होता है या फिर लैपिंग लेंथ होता है। तो डेवलपमेंट लेंथ का आपका ये फॉर्मूला है, जो कि आप आरसीसी में या कंक्रीट स्ट्रक्चर में आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि होता ये है कि आपका बीम में अगर या फिर कॉलम में अगर यहाँ पे कोई बार है, लोड आ रहा है, लोड आने की वजह से होता ये है कि यहाँ पे अगर स्ट्रेस अप्लाई होता है कंक्रीट में, तो वो कंक्रीट से आपका जो रिइंफोर्समेंट में स्ट्रेस ट्रांसफर होना चाहिए। तो ट्रांसफर होने के लिए दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो बॉन्डिंग तभी हो पाती है जब इसमें आपका प्रॉपर ग्रिप मिल सके। तो अगर आपका स्ट्रेट अगर आप बार डालते हैं तो उसमें ग्रिप मिलने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए हम लोग उसको या तो बेंड कर देते हैं या फिर उसके हुक बना देते हैं। तो अगर डाया ज़्यादा है तो उसका हुक बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसलिए हम लोग कॉमनली इस तरह के अपने 90 डिग्री पर इसको बेंड कर देते हैं बार्स को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ।
जो कि इस फॉर्मूला से निकालते हैं, या फिर आप थंब रूल में मतलब कि एवरेज 40 टू 60 आप मान सकते हैं, जो कि डी है डाया ऑफ बार। अगर 10 आपका डाया है तो 400 से 600 तक आप लेंथ ले सकते हैं, ये डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, आपके इसके बॉन्डिंग को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है लैपिंग लेंथ। लैपिंग लेंथ मतलब होता है कि अगर एक स्टील की जो लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है। आपकी 12 मीटर अगर लेंथ है स्टील बार की, तो अगर इससे ज़्यादा आगे आप लेयर करना चाहते हैं, बिछाना चाहते हैं, इस केस में आपको दोनों को ज्वाइंट करना पड़ेगा। दोनों ज्वाइंट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि या तो आप कपलिंग दे सकते हैं, इस तरह की कपलिंग, मतलब कि एक बार ऊपर दूसरा बार होगा, उसको कपलिंग से पूरी तरह से आपको फिक्स किया गया हो। या फिर हम लोग लैपिंग करते हैं, इस तरह से लैप कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसको वेल्ड कर सकते हैं। तो वेल्ड करना हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है, और वेल्ड करने से अगर आपका बार हिट हो गया तो आपकी कंक्रीट में एक्सपेंशन हो सकता है, इसीलिए इसको भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हम लोग। तो अगर कपलिंग हो सके पॉसिबल तो वो करते हैं, नहीं तो हम लोग लैपिंग करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो लैपिंग का जो लेंथ होता है, कितना दूर तक लैप करना चाहिए, वो होता है 40 टू 50 डी, ये आपका थंब रूल है। ठीक है, अब है एक और टर्म है जिसको बोलते हैं क्लियर कवर। तो जो है रीइंफोर्समेंट है, वो आपके कंक्रीट के फेस से कुछ डिस्टेंस पर होने चाहिए। नहीं तो होता ये है कि कोई फोर्स एक्ट करेगा और ये स्टील बार अगर कहीं बाहर आ गया, तो बाहर में एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से होता है कि इसमें कोरोजन होने लगता है। कोरोजन होने लगता है तो ये धीरे-धीरे आपका डिटेरियोरेट होता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। इसलिए हम लोग जो होता है, कोई भी कास्टिंग से पहले एक कवर ब्लॉक हम लोग लगा देते हैं, जिससे कि आपके शटरिंग से उसका कुछ ना कुछ आपका डिस्टेंस बना रहे। तो ये क्लियर कवर जो होता है, वो फुटिंग के केस में 50 mm लेते हैं हम लोग, रैफ्ट फाउंडेशन में 50 mm, और रैफ्ट फाउंडेशन बॉटम में है 70 mm ले सकते हैं। इसी तरह स्ट्रैप बीम में 50 mm है। नॉर्मली आप मेनली कॉलम बीम याद रखिए, कॉलम के लिए 40 mm है, बीम के लिए 25 mm है, और स्लैब के लिए 15 mm है। बाकी आप नॉर्मली जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। ये आपके क्लियर कवर का डायमेंशन है, जो कि रिइंफोर्समेंट ड्रॉ करते समय आपको ये ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने जो बेसिक में कौन-कौन से कंपोनेंट है, उसमें कौन-कौन से बार होते हैं, वो मैंने डिस्कस कर दिया है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कॉलम बीम या फिर स्लैब का रिइंफोर्समेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थैंक